नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। सीबीआई, एफआईआर, जेल 6 दिसंबर। ये 6 दिसंबर की तारीख बड़ी अहम है। मोदी का एक बंद लिफाफा मोदी के मंत्रालय से भेजा गया है कोर्ट में, और दो अदालतों में जोर शोर से सुनवाई। एक ही नाम, एक ही शख्स निशाने पर, राहुल गांधी। आखिर राहुल गांधी के साथ होने क्या वाला है? मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय ने जो बंद लिफाफा भेजा है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में, उस लिफाफे में क्या लिखा है? दिल्ली हाई कोर्ट में विघ्नेश शिशिर नाम का वो शख्स जिसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डाली है राहुल गांधी पर एफआईआर करने की, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द करने की, आपराधिक मामला चलाने की, जेल डालने की, वो शख्स दिल्ली हाई कोर्ट में क्या बोला? सीबीआई की एंट्री कैसे हो रही है? ये बड़ा महत्वपूर्ण मामला है और गौर करने वाली बात है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजे आने के बाद ये कवायद तेजी पकड़ती नजर आ रही। क्या भारतीय जनता पार्टी और मोदी के सामने जो अस्थाई चुनौती राहुल गांधी की है, वो एक चुनौती अस्थाई चुनौती, उस चुनौती को परमानेंट के लिए डिलीट करने की कवायद है? कुछ ऐसा प्लान है? क्योंकि एक साथ इतने मोर्चों पर इतनी तैयारियां, एक एक तथ्य हम रखेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हो रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग पर पूछा तो वहां पर विघ्नेश शिशिर ने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह मामला काफी आगे तक पहुंच चुका है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी चाहते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के साथ मर्ज न किया जाए। वो आपराधिक मामला अलग चले, जहां पर आपराधिक मुकदमा चलाने की बात हो रही है, और ये मामला अलग चले। बड़ा जटिल सा मामला है, लेकिन इसको आसान करेंगे, सरल करेंगे आज, और समझाएंगे कि राहुल गांधी के खिलाफ एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। न्यायपालिका की इसमें क्या भूमिका होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बाकी भूमिका विघ्नेश शिशिर आखिर राहुल गांधी की नागरिकता पर कितना रिसर्च किए, ये शख्स कहां से आया, कैसे ये याचिका जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन आई और सीबीआई तक मामला कैसे पहुंचा। भाऊ को जोड़िए फटाफट इसमें चर्चा में, कंट्रोल रूम, क्योंकि इसको थोड़ा सरल करना है मामले को। भाऊ, स्वागत है आपका। बड़ा मामला जटिल है, लेकिन ये मामला जितना कोर्ट में जटिल है उससे ज्यादा राजनैतिक रूप से जटिल। दरअसल राहुल गांधी वो एक परमानेंट चुनौती, अस्थाई, जो कहते हैं एक अस्थाई विरोधी, वो अस्थाई विरोधी जो न जीने देता है, न ढंग से पानी पीने देता है, न मौज से राज करने देता है। संसद में रहता है तो दोस्तों का हालचाल पूछता है, बाहर रहता है तो पंचर वाले के यहाँ, कुली के घर, नाई के घर, मोची के घर पहुंच जाता है। ये मुसीबत परमानेंट डिलीट करने के लिए जो कवायद चल रही है, पहले तो हम सामान्य, इसके बाद हम आएंगे फैक्ट्स पर। पहले सामान्य तौर पर ये क्या आप देख रहे हैं? क्या ये नागरिकता अधिनियम 1955 को, जिसमें 3 बार संशोधन हो चुका है, इसको आधार बना करके राहुल को डिलीट करने का प्लान है क्या इंडियन पॉलिटिक्स से? आप म्यूट हैं भाऊ, म्यूट है, म्यूट है। हाँ। देखिए आशीष, राहुल गांधी चुनौती है, ये तो अब तय हुआ है। जिस राहुल गांधी को इन्होंने पप्पू समझा था, वो बाप निकला। और मैं इसलिए बाप निकला बोल रहा हूं, ये एक मुहावरा है, इसलिए बोल रहा हूं कि जिसने बीजेपी के 370 के सपने को पलीता लगाया है, बीजेपी को 270 पहुंचने नहीं दिया। यदि कांग्रेस, जो उसकी औकात 40 और उसके बाद में 25 और 20 और 10 पे आ जाती, उस कांग्रेस में पूर्ण रूप से प्राण फूंकने के काम राहुल गांधी ने किए। ये बात अलग है कि उसके बाद भी बीजेपी के जो स्लीपर सेल है कांग्रेस में, जो बीजेपी अपने बना के रखती है, वो अपना पूरा काम कर रही है, उसके बावजूद भी राहुल है कि कंट्रोल नहीं आ रहा है।
सारी एजेंसियां एक तरफ, पूरा राहुल को ट्रोल करने वाली एक आर्मी एक तरफ, राहुल के खिलाफ झूठ प्रचार करने का एक आर्मी एक तरफ, राहुल के अपने पार्टी में राहुल को पलिता लगाने वाले एक तरफ, राहुल की मेहनत को गुड़ गोबर करने वाले एक तरफ। इतना सब कुछ होने के बाद भी राहुल लगातार लड़ रहे हैं और राहुल को लगातार उसमें सफलता भी मिल रही है। हरियाणा के नतीजों पे मत जाइए। हाँ। हरियाणा में क्या हुआ ये सब बता देते हैं। अभी अमेरिका में चुनाव हुए, इतने अमेरिका यानी भारत से भी बड़ा क्षेत्रफल है उसका, लेकिन उस अमेरिका में बैलेट पेपर में चुनाव हुए और एक दिन के अंदर नतीजे आ गए। हमारे यहाँ मशीनों को चुनाव करने के बाद भी परसेंटेज नहीं निकाल सकता हमारा चुनाव आयोग, क्योंकि आपको खेल करना होता है। तो ये सारी स्वायत्त संस्थाओं की सब अपने कब्जे में लेके, मीडिया कब्जे में लेके जो कुछ करना था कर लिया। इसके बावजूद राहुल रास्ते पे उतर के जो लोगों के बीच जा रहा है उसको रोक पाना मुश्किल है। तो एक ऐसा व्यवस्था करो कि राहुल को राजनीति से ही गायब करो। तो राहुल गांधी ने मोदी के बारे में क्या बोल दिया तो पता नहीं पूरे विश्व के मोदी आहत हुए और एक केस लगा। वो किस षड्यंत्र के तहत हुआ ये आप सबने देखा। गुजरात में लोअर कोर्ट में एक केस लगता है और जब वो केस चलता है तो केस लगाने वाला ये हाई कोर्ट में जाके लोअर कोर्ट का केस पे रुकावट डालता है, क्योंकि जज उसके हिसाब से नहीं था। जब जज उसके हिसाब से आया तो उसको तुरंत हाई कोर्ट फिर चल जाके वो उसको रिलीव करता है और केस शुरू करवा के हाथों हाथ 2 हियरिंग में राहुल गांधी को मैक्सिमम 2 साल की सजा भी हो जाती है। उधर सजा हो जाती है, इधर निरस्त हो जाता है मेंबरशिप, इधर मेंबरशिप निरस्त हो जाता है, दूसरे दिन घर खाली होता है। इतनी जल्दी थी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से फिर राहुल गांधी वापस आ गए। अब एक नया षड्यंत्र कि राहुल गांधी की नागरिकता पे ही सवाल उठाइए। अब एक केस चल रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये शिशिर की बात आपने की, उसने आपराधिक अभियोजन के तहत मामला दर्ज किया है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के तहत, और उसकी मांग है कि इनकी दोहरी ये है नागरिकता है, ये ब्रिटेन के भी नागरिक है और भारत के भी नागरिक है, दोनों जगह झूठ बोल रहे हैं। तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इनकी सदस्यता रद्द करें। दूसरा मुकदमा सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किया। वो कहते हैं कि सिर्फ संविधान की का अनुच्छेद 9 के तहत वो जो नागरिकता अधिनियम 1955 को मिला के आप इसको पढ़िए, सिर्फ मैं नागरिकता क्या है ये देखना चाहता हूं। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भाई एक ही विषय पे 2 जगह नहीं चल सकता। तो इन्होंने कहा नहीं मेरा अलग है, उनका अलग है एक ही। फिर वो शिशिर से एफिडेविट मांगा तो शिशिर ने कहा कि भाई हमारा बहुत एडवांस स्टेज पे है। हाँ। इसमें सुब्रमण्यम स्वामी लिखते हैं कि मैंने कई दिन पहले 19 में 19 तारीख मतलब 20 अप्रैल 2019 में मैंने पत्र लिखा गृह मंत्रालय को। अभी तक मेरे को जवाब नहीं दे रहा है गृह मंत्रालय। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब सरकार को पूछा कि इसकी आपकी क्या जानकारी है इसके बारे में, तो एक सीलबंद लिफाफे के तहत एक रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी। वो रिपोर्ट क्या है अभी किसी को पता नहीं। और यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह पता है कि ये दोहरी नागरिकता है तो फिर सरकार कोर्ट का इंतजार क्यों कर रही है? सवाल ये है। कुछ फैक्ट्स और आने चाहिए। जिस नागरिकता की बात है भाऊ, नागरिकता पर 1955 में नागरिकता अधिनियम हुआ, 86 में उसमें संशोधन हुआ, 2003 में हुआ, 2015 में हुआ, इतने संशोधन हुए।
अनुच्छेद जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, सिर्फ जो अनुच्छेद 9 की चर्चा करते हैं सुब्रमण्यम स्वामी, 5 से 11 पूरा नागरिकता पे, 11 तक 5 से 10, नागरिकता पे ही है। हाँ 5 से 10 नागरिकता पे है। अनुच्छेद 11 जो है वो नागरिकता में संशोधन का अधिकार देता है संसद को, जिसके 3 बार इस्तेमाल जिसका कर चुकी संसद। उसमें है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी, हम टेक्निकल नहीं जाते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी संविधान के बड़े भारी जानकार हैं, मोटा मोटा अगर समझना हो कि जिसके माता पिता दोनों भारतीय हो, माता पिता दोनों में से कोई एक भारतीय हो, वो जो मोटा बिल्कुल एकदम परिभाषा जैसे लिखते हैं, वो जिसका परिभाषा भारत मोटा, में जन्म हुआ हो, वो भारत का नागरिक है। इतना ही नहीं, भारत की आजादी से पहले 1947 से पहले 5 साल पहले जो भी भारत में था, वो किसी देश का, वो भारत का नागरिक। लेकिन राहुल गांधी, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, अब भारत के बहुत सारे लोग ब्रिटेन में हैं, जर्मनी में हैं, कनाडा में हैं, नौकरी कर रहे हैं, टेक्नोक्रेट हैं, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता इतनी खटकी, विघ्नेश शिशिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पे, आपने शो भी किया था, सितंबर में इसकी सुनवाई हुई थी। सितंबर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था, लखनऊ बेंच ने सरकार से, कि सरकार बताए, गृह मंत्रालय इस मामले में साफ करके हमारे पास दे दस्तावेज। जो जानकारी विघ्नेश शिशिर ने दिल्ली हाई कोर्ट में दी है, उस जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने एक सीलबंद लिफाफा लखनऊ बेंच के पास भेजा है। इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन दी, एक इंफॉर्मेशन और आई दिल्ली हाई कोर्ट में कि सीबीआई ने इस मामले में जांच शुरू कर दी। अब देखिए, सीबीआई की एंट्री, विदेश मंत्रालय की एंट्री नहीं, लेकिन आशीष, सीबीआई हाँ, ने किसके अनुशंसा पे जांच शुरू की? हाँ, सवाल ये है, हाँ, हाँ, क्योंकि कोर्ट ने अभी सीबीआई को जांच के आदेश नहीं दिए हैं। नहीं दिए। हम्म, तो केंद्र ने सीबीआई की जांच क्यों की? यदि केंद्र के पास इंफॉर्मेशन है तो 2018 से पड़ा हुआ पत्र, उसका उत्तर क्यों नहीं दिया जा रहा है? कि 2018 में उनको लग रहा था कि ये पप्पू है, छोड़ दीजिए इसको, ये क्या है? और राहुल गांधी एकदम बड़ा चैलेंज बन के सामने आए, तो क्या उन्हें घेरने की कोई अलग अलग तरीके से हो रहा है? तो सीबीआई की इंक्वायरी किस बेस पे हो रही है? क्योंकि एक जगह सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि अभी भाई, एक शिशिर कहता है कि सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है, सुब्रमण्यम स्वामी कहता है कि मुझे जानकारी नहीं कि सीबीआई को किसी आदेश दिया है। 6 दिसंबर को मुझे लगता है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, ये लेकिन 6 दिसंबर की तारीख, भारत के इतिहास में 6 दिसंबर की तारीख, मैं निजी तौर पर मानता हूं कि ये कलंक की तारीख है। हालांकि बहुत सारे लोग इसको शौर्य दिवस और स्वाभिमान दिवस और गर्व दिवस मनाते हैं, लेकिन भारत की संस्कृति के लिए क्या फिर 6 दिसंबर कुछ ऐसे ही होने वाला है क्या? और दूसरी बात, इसमें एक और एडिशनल सप्लीमेंट्री सवाल जोड़ दूं, महाराष्ट्र और झारखंड, ये दोनों नतीजे आ जा रहे हैं। जैसे एक खतरा था पिछली बार जब आपने शो किया था, तो ये उसमें आया था, ये बात आई थी कि चुनाव के बीच में अगर राहुल पर कुछ होता है, तो वो ऐसा इंस्टेंट, ऐसा एक बूस्टर का काम करेगा कि बिल्कुल वो बिल्कुल, पूरे यकीनन भाजपा को साफ कर देगा। लेकिन अब हरियाणा निपट गया, महाराष्ट्र का चुनाव नतीजे आ ही जाएंगे, झारखंड के आ जाएंगे। क्या ये सब कुछ बड़े, मतलब व्यवस्थित स्क्रिप्ट पे चल रहा है क्या ये? हाँ, यकीनन ये एक बड़े बड़े एक एक नाटक के मंचन का एक पूर्व तैयारी है ये। हाँ, एक बड़ा इवेंट आने वाला है कांग्रेस के लिए। हाँ, और कांग्रेस की लड़ाई और कठिन होगी, क्योंकि कौन से डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं। देखिए, सरकार तो झूठ बोलती है और धड़ल्ले से झूठ बोलती है। सरकार कई चीजें एम्बियंस में रखती है, देश हित और राष्ट्र हित में वो बताती नहीं। हित कोई और होता है, ये हमने देखा। तो राहुल गांधी के लिए ये लड़ाई कड़ी है, क्योंकि दोहरी नागरिकता का क्या पैमाना और इसको ये क्या परिभाषित करेंगे, ये एक अलग है। और सुब्रमण्यम स्वामी जरूरी नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी बहुत बड़े ज्ञाता है, सब अपनी जगह पे।
लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी का जो स्ट्राइक रेट है सुप्रीम कोर्ट में, वो इतनी याचिका दायर करते हैं, उसमें से कई याचिकाएं खारिज हो जाती है। हाँ क्योंकि कई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली बेस पे भी रहती है। हाँ ये तो न्यूसेंस जय वैल्यू के तहत होता है। हाँ हाँ तो कुल मिलाकर ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में, कि देखिए, भाजपा अपने संकट से अलग लड़ रही है। हाँ संघ भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी का खौफ खाए हुए बैठा है। हम्म संघ भी ऐसा नेतृत्व सामने लाना चाहता है जो राहुल गांधी को टक्कर दे। हम्म और जब आप युद्ध करते हो, जब आप टक्कर देते हो, कारण संघ बोलता है प्रतियोगिता, लेकिन ये प्रतियोगिता वगैरह नहीं, संघ इसको युद्ध की तरीके से खेलता है। वो बोलने हाँ की बात और कहने की बात अलग अलग होती है। अब वो तो सारी दुनिया जानती है संघ का, जब संघ जब कुछ बोलता है तो उसके मायने क्या होते हैं। हम्म तो क्या राहुल गांधी को नकेल डालना ये भी एक अपने बायोडेटा में जोड़ने का प्रयास कर रहा है वर्तमान नेतृत्व? हम्म क्योंकि एक तरफ भाजपा में भी अपना संघर्ष चल रहा है हम्म नेतृत्व हम्म को लेके, पार्टी के अध्यक्ष को लेके, और हम्म पार्टी का अध्यक्ष तय करेगा मोदी जी का टिकट कितना होगा। हम्म तो राहुल गांधी को परमानेंट नकेल डालना जनवरी के पहले, हम्म क्या ये बताने का प्रयास किया जाएगा संघ को कि देखिए हमने ये भी एक आपका प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व कर दिया? क्योंकि एकाएक चीजें आ गई एकदम सामने। बंद लिफाफा पहुंचना, सीबीआई की जांच शुरू होना, और यह प्रकरण तो 2018 से उनके पास पड़ा हुआ था। हाँ यदि यह प्रकरण है तो, लेकिन वो प्रकरण नहीं था, शायद तब उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन समय के साथ उनको लगा नहीं, अब इसको नकेल कसनी है, तो ये जो पुराना मामला है इसी को सही करो जरा। जब भाई मार्कलिस्ट फर्जी इकट्ठा हो जाती है, जो एजुकेशन स्टेटस आदमी का फर्जी मार्कलिस्ट के भरोसे चलता है, तो डॉक्यूमेंट फर्जी बनाने में क्या हर्ज है? हम्म बाद में इन्वेस्टिगेट होता रहेगा। लेकिन एक 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 बात और इसमें समझने की जरूरत है। बीजेपी, संघ और राहुल गांधी, ये त्रिकोण देखने की जरूरत है एक बार। इस त्रिकोण में राहुल गांधी नागपुर में अभी कल ही, जब एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट में ये चर्चा हो रही थी, लिफाफे की बात हो रही थी, सीबीआई जांच की बात हो रही थी, उस वक्त नागपुर में मनुस्मृति के मुकाबले संविधान की बात कर रहे थे राहुल। वहां पर जहां पर मनुस्मृति का संरक्षक बैठा है, उस नागपुर में मनुस्मृति का संरक्षक बैठा है, वहीं पर कह रहे थे कि आरक्षण की सीमा 50% हम तोड़ देंगे, सीमा खत्म कर देंगे, बिना गिनती के इंसाफ नहीं हो सकता। उसी नागपुर में मनुस्मृति के सामने ऐसा दहाड़ना, संरक्षकों के सामने ऐसा दहाड़ना। दूसरा एक और पहलू, संघ बार बार राहुल गांधी का, क्या एक सवाल मन में आता है कि क्या एंडोर्समेंट चाहता है कि राहुल भी एंडोर्स कर दें आरएसएस को? आज तक राहुल का एंडोर्समेंट बाकी है, संघ को एंडोर्स नहीं किया है कि हाँ संघ भी देखिए, मतलब देश में राहुल संस्था गांधी जी से व्यक्तिगत बात भी की तो भी, और जो उनके वक्तव्य सुनता हूं और जो मैं उसका निचोड़ निकालता हूं, हाँ, राहुल और संघ ये नॉर्थ और साउथ पोल है, ये विपरीत दिशा में चलने वाली गाड़ियां हैं। राहुल गांधी का मानना ये है कि मोदी, अमित शाह, सिस्टम ये कुछ भी नहीं, जो कुछ है वो संघ है, और हमें वहां ट्रीटमेंट देनी है। ये तो क्या है, रावण के नाभि में प्रहार करना होगा। जितने मुंड छटेंगे उतने मुंड उग जाएंगे। मोदी की लड़ाई लड़ोगे तो मोदी की जगह दूसरा कोई और आएगा, उसकी लड़ाई हाँ, लड़ोगे तीसरा आएगा, चौथा आएगा। लेकिन इस विचारों की जननी जो है
इसीलिए राहुल गांधी हमेशा संघ पे पहला प्रहार करते हैं। नागपुर भी इसीलिए चुना शायद। तो इसीलिए नागपुर चुना। संविधान सभा मतलब यूं ही थोड़ी है। एक तो विदर्भ गढ़ है कांग्रेस का, और पिछली बार भी जब पदयात्रा में निकली तो विदर्भ के पश्चिमी विदर्भ को निकली थी, वहीं से निकली थी। मतलब नांदेड़ मराठवाड़ा से शुरू हो गई थी, फिर अकोला शेगांव होते हुए वो विदर्भ का ही टच करते हुए एरिया करके उन्होंने मध्य प्रदेश में एंट्री की थी। तो एक गढ़ भी है। दूसरी बात, वो संघ का गढ़ भी है, और वहां जाके संविधान को लेकर ललकारना, ये प्री प्लान्ड प्रोग्राम था, चुनावी शगुफा नहीं था। और राहुल गांधी ऐसा वो छुपा एजेंडा नहीं खेलते। उनका संघ का विरोध है, मुंह पे है। हाँ, उसमें उनका सावरकर को विरोध है। उसमें इफ एंड बट वाली बात ही नहीं है, ये चीज अच्छी और ये चीज बुरी ना, इन टोटलिटी में वो विरोध करते हैं। तो ये जो ट्रायंगल आपने कहा, मोदी, संघ और राहुल, इसमें राहुल को नकेल डालने में यदि मोदी सक्सेस हो गए तो संघ में उनके मार्क्स बढ़ेंगे। और इस समय सिर्फ नंबर बढ़ाने की होड़ लगी हुई है कि अब नंबर बढ़ा इस समय नंबर बढ़ाने की सख्त जरूरत है मोदी, क्योंकि मोदी जी अलग थलग पड़े हुए हैं। जनमानस मोदी जी के साथ हो सकता है, लेकिन पार्टी संगठन में मोदी जी अलग पड़े। लेकिन एक एक चीज बड़ा आखिर में, आखिरी सवाल है, ये समझना जरूरी है। राहुल के बारे में जो एक्शन की बात कर रहे हैं हम कि उनको एफआईआर होगी, जेल डाल देंगे, संसद की सदस्यता ले लेंगे, सब खत्म, जीरो। ये रिस्क पॉलिटिकल एक बड़ा रिस्क नहीं है, बहुत बड़ा रिस्क। क्योंकि आज की तारीख में इसमें कोई दो राय नहीं। आपने वो बहुत पहले एक बार जयराम रमेश और संजय राउत वाली बात बताई थी, मैं उस बात को बतौर पत्रकार इसको बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि आज अगर लोकप्रियता की, मोदी जी का डंका भले बजे टीवी में, लोकप्रियता की अगर बात हो ग्राउंड पर, तो नहीं, वो राहुल तो गांधी काफी आगे आशीष हैं जी हरियाणा के चुनाव में दिख गया। हाँ, जहाँ 10,000 लोग की रैली नहीं हो पा रही थी, वहां लाखों की भीड़ राहुल के लिए आ रही थी। हाँ, इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क तो नहीं है, या हम कहीं एक तानाशाही फैसले की तरफ तो नहीं पड़ जाएंगे, देश में अशांति तो नहीं पैदा हो जाएगी। एक आशीष, एक कहावत है, मरता क्या न करता, मरता क्या न करता। अब सब भाजपा में सबसे कमजोर विकेट पे मोदी जी के लाइफ में, मोदी जी कमजोर विकेट में, मोदी जी के पूरे लाइफ स्पैन में, मतलब गोधरा कांड में भी मोदी जी इतने कमजोर नहीं थे। पूरी विधानसभा उनके साथ थी, आडवाणी जी की पूरी लॉबी पीछे खड़ी थी, संघ खड़ा था। पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री पद पे जिस भरोसे पे, जिस बैसाखी पे पहुंचे हैं, उन्होंने वो सीढ़ी हटा दी जिसका नाम संघ है। अब मोदी जी को संघ को ये प्रूव करना पड़ रहा है कि वो संघनिष्ठ है, और संघ उनके तानाशाही रवैये से भयावह परेशान है। ये तो खैर ये बिल्कुल। तो जब आदमी के गले तक आ जाती है तो फिर वही बंदरिया वाली कहानी है कि बेटे को बचाते बचाते फिर बंदरिया अपने बेटे को नीचे डाल के बाहर निकल आती है। मोदी जी के लिए अब 2029 के चुनाव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रदेश पार्टी का अध्यक्ष अपना होना। उसी पे आने वाले समय का भविष्य मोदी जी का भी तय है। हाँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो फिर आपको ये राहुल वाला प्लान बहुत इंस्टेंट प्लान लगता है।
मतलब कुल मिला जुला करके देश की परवाह नहीं है, अपने मतलब खुद ना ना को ना, एक अरे बाप रे बाप, ये आशीष जी, देश की परवाह, अंतिम व्यक्ति, किसान भाई, आत्मनिर्भरता, विश्वगुरु, ये शब्द चुनावी जुमले हैं। हम्म, किसको देश की चिंता पड़ी हुई है? हम्म, हम्म, देश की चिंता पड़ी होती तो देश इस स्थिति में नहीं होता ना। हम्म। चलिए देश की इसका चिंता मतलब होती तो कुल कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे वाला स्लोगन देने की जरूरत नहीं थी ना। और उस पर एफआईआर करने की कहीं चर्चा भी नहीं हो रही है, जिस पर एफआईआर होनी चाहिए। राहुल बिल्कुल। पर एफआईआर होगी, संविधान की बात करने वाले पे एफआईआर होगी, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे इस पर एफआईआर करने की न कि राजीव कुमार को इस मामले में कोई ना 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 ना, नहीं नहीं, हाँ, ये नाम ही मत लिया करो आप, राजीव कुमार वगैरह। मैंने कहा ना कि भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता में अर्जुन को कहा कि मैं कौन हूं, पता है तुम्हें? पेड़ों में पीपल हूं, जानवरों में शेर हूं, इंसानों में मैं अर्जुन हूं। तो वैसे ही मोदी जी कहते हैं, पार्टी में मैं जेपी नड्डा हूं, चुनाव आयोग में मैं राजीव कुमार हूं, देश का प्रधानमंत्री हूं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में मैं निर्मला सीतारमन हूँ। लेकिन क्या और ये भी सोचते हैं डिफेंस संघ में में मैं भागवत हूँ? है? क्या ये भी सोचते हैं संघ में मैं भागवत हूँ? क्या ये भी मन में यकीनन आता है? सारा झगड़ा तो इसी बात का है, अभी आपने पॉइंट आउट किया। महाराष्ट्र में मैं एक नाथ शिंदे हूं, वैसा ऐसा चल रहा है उनका। तो आप उनके नाम, अब बाकी लोगों के नाम लेने की जरूरत नहीं, मोदी जी को तो सब आ जाते हैं, हाथी के पैर में सबका पैर। सबका पैर है। खैर ये मामला आखिर में हम लोग जो नहीं मोदी नहीं, जी ये पर मामला बहुत तूल पकड़ेगा और ये मामला बहुत सीरियस होने जा रहा है। कांग्रेस को हम्म, इस मामले को बहुत गहन अभ्यास करके और बहुत गहराई से देखना होगा। और गहराई से देखना नहीं होगा भाव सिर्फ, मैं तो ये भी कहता हूं कि ये मुद्दा जिस जिस अब इंटेंसिटी पर है, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में मुद्दा लेके जाना चाहिए कांग्रेस। बहुत सारे मुद्दे हैं जो कांग्रेस को लेके जाने चाहिए, हम्म, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस ने ये सोचा कि सोशल मीडिया में कुछ यूट्यूबर्स है, उनके लिए कुछ मुद्दे छोड़े, इसलिए वो सारे मुद्दे छोड़ के वो जो बीजेपी के स्लीपर सेल जो मुद्दे चला रहे हैं उसी के भरोसे चल रहे हैं। हाँ। फिर भी राहुल के भाषणों में कई तो मुद्दे ऐसे आते हैं कि जो राहुल गांधी आउट ऑफ ब्लू बोलते हैं। चलिए खैर हम तो उठाएंगे, कांग्रेस उठाए ना उठाए, कांग्रेस ने राहुल गांधी ना को ना, भी छोड़ रखा है, कांग्रेस ने मुद्दों को भी छोड़ रखा है, मुद्दे भी छोड़ दिए, नेता भी छोड़ दिया, छोड़ दिया। बस केवल बीजेपी वाला घंटा है जिसको बजाए जा रहे हैं। इजाजत बस दीजिए हमें, राहुल गांधी पर जो भी अपडेट होगी, हालांकि ये खबर मैं फिर बता दूं, इस खबर की इंटेंसिटी को समझने की जरूरत है। आज इस देश में एक ऐसा नेता जिसके पीछे लोग ये सोचकर खड़े होते हैं कि वो उनके हक हुकूक के लिए लड़ेगा, वो न्याय के लिए लड़ेगा, वो संविधान के लिए लड़ेगा, वो सामाजिक न्याय के लिए लड़ेगा, उस नेता को अगर एलिमिनेट करने की कोई कोशिश हो रही है, उसे डिलीट करने की कोई कोशिश हो रही है, तो ये मामला सिंपल सामान्य नहीं है। और ये नहीं, डिलीशन एलिमिनेशन ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट डिलीशन एलिमिनेशन करने की कोशिश है, इस पर ध्यान दीजिए। ये परमानेंट डिलीशन ऑब्लिक एलिमिनेशन, ये परमानेंट करने की कोशिश है, इस पर गौर करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी अगर वाकई सजग होती तो आज की तारीख में कांग्रेस के पास इससे बड़ा मुद्दा कोई नहीं था, क्योंकि किसी भी पार्टी का नेता मोदी जी को, मोदी जी की नेता ही राजनीति को नहीं घटिया आशीष, करने पर, हाँ नेता ही नहीं जो जननायक बन चुका हो। हाँ हाँ हाँ। मुझे इस पर याद आता है भाऊ, आखिर में ये जरूर चर्चा करना, 14 के चुनाव में प्रियंका ने बड़े सिंपली कहा था मोदी जी की राजनीति को लेकर के, मोदी को लेकर नहीं कहा था, कहा था, उस बयान को आज भी निकाल के कोई सुन सकता है। प्रियंका ने कहा कि मोदी जी बड़ी नीच राजनीति कर रहे हैं, बड़ी नीच राजनीति कर रहे हैं।
पूरी भारतीय जनता पार्टी और नीच राजनीति कर रहे हैं। अगर ये हमें कहना हो तो हम 108 बार पूरा माला फेर करके कह सकते हैं कि मोदी जी नीच राजनीति कर रहे हैं, और इस हिंदुस्तान में इतनी नीच राजनीति किसी ने नहीं की थी। इसमें कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस से बड़ा अजूबा बात कह दिया। नीच राजनीति कर रहे हैं। पूरा चुनाव का कैंपेन 2000 का चेंज कर दिया था भाजपा ने और कहा हाँ मैं नीच हूं। याद मुझे भाषण शब्द याद हो, भाव भंगिमा याद है मोदी जी की। अरे हाँ मैं नीच बाबा, हूं, मैं नीच हूं। वो तो उधर की बात कर रहे हैं। अभी अभी राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के बाद भाषण दिया, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे रिप्लाई देते हुए, तब उनने कहा कि आपका हिंदुत्व मेरा हिंदुत्व अलग है। मेरा हिंदुत्व बुद्ध का हिंदुत्व है, मेरा बुद्ध हिंदुत्व अकोमोडेट करने का है, और मेरा हिंदुत्व अहिंसा का है। आपका हिंदुत्व हिंसा का है, जो मैं नहीं मानता। हिंदू को हिंसात्मक बोल दिया, हिंदू को हिंसात्मक बोल दिया, हिंदू को। प्रधानमंत्री उठ के खड़े हो गए और एकदम नरेशन बदल दिया। बताइए सच को, इस मामले में तो महारत हासिल है प्रधानमंत्री जी को। वो खुद ही उठ के हाउस में बोले हिंदुत्व को हिंसक बोल रहे हैं। इसी आखिर में ये चर्चा इसलिए किया था कि वो झूठ को भी किस तरह से चुनावी टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और आप सच को कि आपके पास इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच, दिल्ली हाई कोर्ट सब सामने है, सब सामने है। इस देश की मीडिया, जो गोदी मीडिया जो नहीं छापती वो भी छाप रही है, लेकिन कांग्रेस खामोश है। कांग्रेस खामोश है, उसे मतलब नहीं है। वो जनता को क्यों बताए राहुल गांधी एलिमिनेट हो जाएगा तो कुछ लोगों का कांग्रेस में रास्ता आसान हो जाएगा। जैसे 2019 वाला कहानी आपने बताया कि 2019 में राहुल ने जब इस्तीफा दिया तो कुछ लोग अंबानी से मिलने चले गए कि हमको कांग्रेस का अध्यक्ष बनना है, लॉबिंग कर दो। कुछ लोग केरला में पार्टी करने लगे। अब क्या नाम राहुल जी का पहली बार दिल टूटा होगा अपने साथियों से। उन्हें लगा मैंने इस्तीफा देने पे सब इस्तीफा दे देंगे, लेकिन राहुल ने इस्तीफा देने पे राहुल के जगह पे कौन बैठेगा, इसकी लड़ाई शुरू हो गई। बड़ा अद्भुत है। वही कहे कि वो कहानी सब बताया कि एक महाशय अंबानी क्या पहुंच गए लॉबिंग के लिए, और एक बड़ा झुंड वो पार्टी किया। उस पार्टी में डिस्कशन हुआ कि कौन तुम आगे जाओगे कि मैं, कौन लीड करेगा इस कांग्रेस को। ये है तो हो सकता है कांग्रेस में भी लोग राहुल गांधी के डिलीशन या एलिमिनेशन का इंतजार कर रहे हैं। ये कांग्रेस का मामला है, कांग्रेस समझे। राहुल गांधी का मामला देश का मामला है, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। ये बड़ा क्लियर कर, राहुल गांधी का मामला देश का मामला है। कांग्रेस मुद्दा बनाए न बनाए, ये कांग्रेस का मामला है, इसलिए हमने चर्चा किया। कल दोपहर हम फिर मिलेंगे, भाव साथ होंगे और प्रोग्राम यही होगा, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। नमस्कार। और छठ की प्रकृति के महापर्व, प्रकृति की पूजा का महापर्व है छठ, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे दर्शकों को, ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।